क्या हाल है प्यारे बच्चों। क्लास 10 मैं क्रांति सर आपका स्वागत कर रहा हूं। बार बार आपका स्वागत कर रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी क्लासरूम में आइए। हम लोग भी यही चाहते हैं। वीडियो बनाते बनाते हम लोग थक गए हैं, क्योंकि वीडियो जो है उसमें केवल हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग को पीट नहीं रहे हैं। ठीक है, और जब तक नहीं पीटेंगे तब तक तो आप टॉप में आइएगा नहीं। आशीर्वाद जब तक आपको नहीं देंगे तो आइए, उसके बाद फिर पूछा पूछंत होगा, उसके बाद पीटा पिटंत होगा। और उम्मीद है कि जुलाई में क्लासेस खुले। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोले थे टी से टोटल, आई से इंटरनल और आर से रिफ्लेक्शन, TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से क्या होती है? दूर भागती है। जैसे आप यहां पर देखिए, ये सघन माध्यम हो गया, ये कांच ओछ हो सकता है, और ये विरल माध्यम में हवा हो सकती है, ये अभिलंब हो गया। तो एक प्रकाश किरण है जो सघन माध्यम से क्या हो रहा है? विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो अभिलंब से क्या होता है? दूर भागता है ना जी। ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये सघन माध्यम हो गया, और ये कौन सा माध्यम था? विरल माध्यम था। तो जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। अब यहां पर देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे यह अभिलंब से दूर भागते भागते दोनों माध्यमों के अंतरा पृष्ठ, मतलब दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के समानांतर होती चली जा रही है। अगर हम इस आपतन कोण को और बढ़ाएंगे, मान लीजिए हमने किरण को यहां ले लिया, थोड़ा सा आपतन कोण को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो क्या होगा? ये अपवर्तन कोण और झुकेगी, और ये झुक कर क्या होगी? दोनों माध्यम के अंतरा पृष्ठ पर समानांतर हो जाएगी। लेकिन अगर इस कोण से, जो ये नया कोण हमने बनाया है, इस नए आपतन कोण से थोड़ा सा भी अधिक आपतित किरण को हमने झुकाया, तो क्या होगा? यह किरण अब इतनी ज्यादा मुड़ जाएगी कि वापस से किस माध्यम में पहुंच जाएगी? जिसमें से आई थी, सघन से आई थी, और सघन में पहुंच जाएगी। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये परिवर्तन की घटना हो गई, लेकिन ये परिवर्तन है नहीं, ये अपवर्तन ही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अपवर्तित किरण इतना ज्यादा मुड़ जा रही है कि वो वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है जिससे वो आई थी, और इस घटना को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और जिस आपतन कोण पर यह घटना होना शुरू होती है, उस आपतन कोण को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। कोई दिक्कत? और इसको मैंने कल आपको पढ़ाया भी था। ओके, इस क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? इस क्रांतिक कोण का मान मैंने निकाला था, IC बराबर साइन इनवर्स 1 बटा अपवर्तनांक n था, जहां n क्या है? सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। और 1 क्यों लिया है? क्योंकि दूसरे माध्यम को, विरल माध्यम को मैंने हवा माना है। ओके, तो अब इसका आज हमारा जो क्लास है, आज की जो हमारी कक्षा है, वो इस टॉपिक का एप्लीकेशन है। और इस टॉपिक के एप्लीकेशन से हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी घटनाएं हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, या इसके द्वारा कौन कौन सी घटनाओं की व्याख्या होती है। तो चलिए सबसे पहली हम घटना लेते हैं, सबसे इजी घटना है, और वो है, बहुत सारी घटना है, सबसे इजी वाली घटना कौन लेते हैं? चलो मृग मरीचिका लेते हैं। मृग मारीचिका, जिसको हम लोग मिराज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिराज भी बोलते हैं। तो मृग मारीचिका के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी आपको कर रहे हैं। ये नाम आपको जाना पहचाना, अभी लॉकडाउन में तो ये नाम आप और बढ़िया जानते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में रामायण चला है, और रामायण चला है तो मारीच ने सीता जी को छल कर दिया, उनको भ्रमित कर दिया, राम जी उसके पीछे चले गए, वो हिरन वाला याद आ रहा है। और फिर रावण आकर क्या करता है? सीता जी को किडनैप करके लेके चला जाता है। फिर वही युद्ध होता है, आप टीवी पर देखे भी होंगे, और इस समय खूब चला, लॉकडाउन में भी आप लोगों ने भी देखा होगा। तो मृग मरीचिका का मतलब होता है भ्रम हो जाना,
किसी चीज़ का भ्रम होना मृग मरीच का होता है कि जैसे राम जी को और सीता जी को ये भ्रम हो गया कि ये जो हिरण है ये स्वर्ण की बनी हुई है, बहुत सुंदर है, जबकि वैसा था नहीं, वो तो मतलब छल था। तो वो तो कहानियाँ हैं, अब क्या है क्या नहीं है, साइंस वाले के लिए तो बस हम उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो शब्द है मृग मरीच का, मतलब छल होना। तो चलिए हम एक घटना लेते हैं और इस घटना को हम समझते हैं। विद्यार्थी, एक विशाल सा रेगिस्तान है, एकदम विशाल सा रेगिस्तान, आदमी जन चिड़ई मानुष कुछ नहीं खन लौकत में, और इस विशाल रेगिस्तान में आप खो गए हैं। ठीक है, आप खो गए हैं और आप प्यासे हैं, आपको पानी भी नहीं मिल रही है। सन अपने पूरे ताप के साथ चमक रहा है। कटीली कैक्टस की झाड़ियां, और कटीली कैक्टस की झाड़ियां और झाड़ के जो पेड़ हैं, जो झाड़ियां हैं जो रेगिस्तान में आपको पाए जाती हैं, वो सारे यहाँ पर ऐसे आपको ज़मीन पर उगे हुए हैं। विद्यार्थी, थोड़ा सा गौर करते हैं कि ये झाड़ियाँ या ये जो पेड़ हैं, ये कैक्टस के जो मैदान हैं जो कि रेगिस्तानों में होते हैं जहाँ पानी नहीं होता है, वो आपको दिख रहे हैं। और वो कैसे दिख रहे हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये दिखेंगे क्यों। तो रेगिस्तान है तो केवल रेगिस्तान ही नहीं बल्कि उसके चारों तरफ क्या है, वातावरण भी है, वायुमंडल भी है। ठीक है, तो वायुमंडल है, तो ये वायुमंडल हो गया। विद्यार्थी, आप जानते हैं कि रेत बहुत तेजी से गर्म होती है और बहुत तेजी से क्या होती है, ठंडी होती चली जाती है। तो रेगिस्तान में जैसे ही आप पहुंचिएगा तो आप देखिएगा कि रेत के नज़दीक या ज़मीन के नज़दीक की जो हवा है, हवा के जो स्तर हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं, और जैसे ही आप ऊपर जाते हैं गर्मी जो होती है वो कम होती चली जाती है। ये रेगिस्तान की खासियत है कि रेगिस्तान का जो सतह है, रेगिस्तान के जो मैदान है, उसके नज़दीक की जो हवा होती है जो उससे सट सट कर बह रही है वो गर्म होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपका जो वातावरण होता है वो ठंडा होता चला जाता है। विद्यार्थी, आप ये भी जानते हैं कि यदि किसी गैसों को गर्म करते हैं तो वो फैलती है, और यदि गैसों को ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ती है। तो गर्म में वायुमंडलीय स्तर विरल माध्यम की तरह होंगे, वो फैल जाएंगे, एक दूसरे के अणु दूर चले जाएंगे, और आप जैसे ही ऊपर जाएंगे ठंडक होगी और वहाँ पर माध्यम क्या होगा, सघन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो माध्यम है, ऊपर का जो माध्यम है वो सघन है, और नीचे का जो माध्यम है जो रेगिस्तान के सटी विभाग में है वो क्या है, विरल है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये गर्म से ऊपर जाने पर ठंडा, और ये ऊपर जाने पर विरल से सघन, और ऊपर से नीचे आने पर सघन से क्या होगा, विरल होगा। तो विद्यार्थी, नीचे वाला जो भाग है वायुमंडल का वो विरल हो गया, ऊपर वाला भाग क्या हो गया, सघन हो गया। थोड़ा सा गौर करते हैं। अब ये व्यक्ति, ये जो आदमी यहाँ खड़ा है या फिर ये दूर तक देख रहा है, तो ये झाड़ी उसको दिखेगी, क्योंकि झाड़ी से आने वाली जो प्रकाश किरण है उसके नेत्र तक जब पहुंचेगी तो वो झाड़ी और ये कैक्टस के मैदान उसको दिखेंगे। लेकिन देखिए कैसे भ्रम होगा, प्रकाश इससे तो हर एक दिशा में निकल रही है। ये एक दिशा हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये सभी दिशाओं में प्रकाश किरणें क्या हो रही है, निकल रही है। इधर भी निकल रही है, लेकिन उधर हमको मतलब नहीं क्योंकि प्रेक्षक हमारा इधर है। अब देखिए क्या होगा कि जब प्रकाश किरण, ये देखिए इस प्रकाश किरण पर गौर कीजिए। ठीक है, ये प्रकाश किरण जो है, अगर आप माध्यम, यहाँ पर हम इस चीज़ को दिखा रहे हैं, ये हो गया, मान लेते हैं यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा अंतरापृष्ठ। अंतरापृष्ठ मतलब ये दो माध्यम हो गए, ये नीचे वाला गर्म माध्यम और ये ऊपर वाला ठंडा। ये हो गया विरल और ये हो गया सघन। ओके, तो अब थोड़ा सा गौर कीजिए विद्यार्थी, प्रकाश किरण विरल माध्यम से किधर जा रहे हैं, मान लीजिए ये प्रकाश किरण लीजिए, विरल से किधर जा रहा है, सघन जा रहा है। तो विरल जब सघन जाएंगे तो क्या होंगे, अभिलंब की ओर झुकेंगे ना जी, अभिलंब की ओर क्या होंगे, झुक जाएंगे। तो इस क्रम में क्या होगा कि ये प्रकाश किरणें जो होंगी वो आपको कैसी प्रतीत होंगी। यहां ध्यान दीजिए, हम इस किरण को थोड़ा सा लेते हैं, ये एक किरण आ रही है। ओके, ये हो गया आपका माध्यम, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये है विरल और ये है सघन।
तो लग रहा है कि जैसे सघन से विरल आ रही है, नीचे की ओर जा रही है, तो सघन से जब विरल आती है तो वो क्या होगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी। तो ये ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि क्या होगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर भाग जाएगी। तो जब इसके शीर्ष से ये जो झाड़ियों के पेड़ हैं या फिर कोई पेड़ भी हो सकता है, जब इसके शीर्ष से प्रकाश किरण ऐसे निकलेगी तो वह अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी। ये अभिलंब हो गया, और अभिलंब केवल झुकने का मतलब ये हो गया, और अभिलंब से ये दूर भागी क्योंकि सघन से वो किधर आ रही है, प्रकाश किरण विरल में जा रही है, क्योंकि ऊपर सघन है और नीचे क्या है, विरल है। तो ये किरण कैसा व्यवहार करेगी, ये किरण सीधे नहीं जाकर ऐसे मुड़ने लगेगी, देखिए, और मुड़ते मुड़ते क्या होगी, इस प्रेक्षक तक इस प्रकार पहुंचेगी। समझ में आ रहा है? ये यहां से चली, और ये प्रकाश के अपवर्तन विभिन्न वायुमंडल के स्तर में अलग अलग घनत्व होने के कारण प्रकाश जो होंगी वो अभिलंब से दूर भागेंगे, और ये जो किरणों को जाकर जमीन पर टकरा जाना चाहिए था वो किरण जमीन पर नहीं टकराएगी, बल्कि ऐसे मुड़ते 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 इस प्रेक्षक तक पहुंचेगी। अब इस प्रेक्षक को क्या लगेगा, अब इस प्रेक्षक को लगेगा कि ये जो लाइट है ये किरण यहां से नहीं आ रही है, बल्कि कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। और ये प्रेक्षक को लगेगा कि क्योंकि किसी भी प्रेक्षक को जब प्रेक्षक के नेत्र तक प्रकाश किरणें पहुंचती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे वो प्रकाश किरण सीधे आ रही है, वो मुड़ी नहीं है। तो उसको लगेगा ये प्रकाश किरण जो है वो यहां से नहीं आकर कहां से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। और इस पॉइंट से जब आ रही है तो उसको लगेगा कि ये जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे यहाँ जमीन पर नहीं है बल्कि जमीन के अंदर है, इस प्रकार से उसको लगेगा। ये कैक्टस हो गया। और रेगिस्तान में यदि आप खड़े हैं और आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है दूर में, दूर अगर आप खड़े हैं और आपको दिख रहा है कि जमीन के अंदर पेड़ और झाड़ियों के चित्र बन रहे हैं, तो ये आपके दिमाग क्या कहेगा, दिमाग ये कहेगा कि ये तभी हो सकता है जब वहाँ तालाब है, क्योंकि तालाब में उसके किनारों पर जो पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, उसका प्रतिबिंब पानी में बन रहा है। और आपको ऐसा आभास होगा जैसे क्या है, यहाँ पर क्या है, तालाब है। आप दौड़ते दौड़ते आओगे पानी की तलाश में, जब यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ तो कुछ है नहीं, वो तो भ्रम है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हो रहा है, और इस भ्रम का आप शिकार हो गए। जैसे आप यहाँ पहुंचोगे ऐसे ही घटना आपको दूर दिखाई देने लगेंगी। हाँ, अलग बात है कि वहाँ कुछ अलग तरीके की झाड़ियाँ हो, झाड़ियाँ नहीं हो, वहाँ बड़े से एक बरगद का पेड़ हो, ऐसे बरगद का पेड़ तो होगा नहीं, या खजूर का पेड़ हो, खजूर का पेड़ हो, और इस खजूर के पेड़ का जो प्रतिबिंब है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण कहाँ बनता हुआ प्रतीत होगा, जमीन के नीचे बनेगा, और फिर आपको भ्रम होगा कि अरे यार वहाँ तालाब है, आप दौड़ कर जाइएगा। लेकिन आप क्या है भैया, आप तो हैं इंसान, 2-4 बार धोखा खाएंगे तो समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, झोल है। लेकिन जिन जीवों के पास ऐसे समझ नहीं है, जैसे मृग, रेगिस्तानी जीव जो पानी की तलाश में भटक रहे हैं, वो क्या होंगे, दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते, तब कब तक, जब तक वो प्यासे मर न जाए। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं। तो मृग मरीचिका का मतलब क्या होता है, गर्म रेगिस्तानों में प्रकाश के अपवर्तन के कारण या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण नदी या तालाब होने का भ्रम होना मृग मरीचिका कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो प्रकाश के अपवर्तन के प्रमुख अनुप्रयोग क्या है, इसमें सबसे जो पहला अनुप्रयोग है वो क्या हो गया, वो अनुप्रयोग है मृग मरीचिका। कोई दिक्कत? ऐसे ही ना भ्रम सीता जी को हो गया था जी, वो मृग तो था नहीं, लेकिन वो ऐसा रेगिस्तान वाला नहीं था। कोई दिक्कत? अब हम थोड़ा सा देखते हैं, दूसरा जो है उसको हम लूमिंग बोलते हैं, और ये ठंडे प्रदेशों में होते हैं लूमिंग, और ये उससे भी खतरनाक होते हैं। लूमिंग, आइए हम लूमिंग को समझते क्या होता है। विद्यार्थी, ये है समुद्र की सतह, और समुद्र की सतह की खासियत ये होती है कि समुद्र की सतह ऊपरी वायुमंडल की अपेक्षा काफी ठंडी होती है। ये देखिए समुद्र की सतह है,
और इस समुद्र की सतह के निकट ठंडक होने के कारण, ये देखिए ठंडा माहौल है, वातावरण ठंडा है, और यहाँ ऊपर जाएगा तो वातावरण क्या होगा, गर्म होगा, क्योंकि जलवाष्प जब ऊपर उठती है तो ऊपरी वातावरण को वो गर्म कर देती है। ठंडी जगह पर गैस के अणु, वायुमंडल के अणु एक दूसरे के नजदीक होंगे, और गर्म जगह पर एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होंगे। तो समुद्र के नीचे वाला जो भाग होगा, जो उसके समुद्र के तल या समुद्र के जो जल स्तर है, उस स्तर पर जो भाग होगा वो होगा सघन, और ऊपर वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, विरल माध्यम होगा। चलिए अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि समुद्र में एक बर्फ का पहाड़ है। समुद्र में क्या है, एक बर्फ क्या है, पहाड़ है। और ये बर्फ के पहाड़ से जब प्रकाश किरण निकलेगी तो क्या होगा, देखिए। अब देखिए, अगर ये प्रकाश किरण ऐसे निकल रही है तो ये तो अंतरिक्ष में चली जाएगी ना, आपकी आंखों तक तो आएगी नहीं। लेकिन यहां गौर कीजिए, ये जो माध्यम है नीचे वाला, ये सघन है, ऊपर वाला विरल है। प्रकाश सघन से विरल की ओर जाती है तो क्या होती है, अविलंब से दूर भागती है। तो प्रकाश ये दूर भागेगी, और ये है आप, और आप तक ये प्रकाश क्या होगी, पहुंचेगी नेत्र तक। तो जब आपके नेत्र तक ये प्रकाश पहुंचेगी तो हमारे पास एक प्रॉब्लम क्या है कि प्रकाश अगर हमारे पास आती है तो हमारा दिमाग कहता है कि वो सीधे आ रही है। तो हमारा दिमाग कहेगा कि प्रकाश यहाँ से नहीं आ रही है, बल्कि कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। और इस पहाड़ की जो चोटी है वो हमें यहाँ दिखेगी, और इसका जो ऊपरी वाला भाग, निचले भाग है, वो हमको यहाँ दिखेगा। तो लगेगा अरे यार, समुद्र में उल्टा पहाड़ आकाश में है, और हमको लगेगा ये तो भूतहा पहाड़ है, भूत की तरह है। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, लूमिंग। कोई दिक्कत, इस घटना को हम क्या बोलेंगे, लूमिंग बोलेंगे। सॉरी, ये ऐसे उल्टा नहीं होगा, ये सीधा ही होगा। और इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, लूमिंग बोलेंगे। इस प्रकार से ये पहाड़ होगा, उल्टा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि शीर्ष ही बनाएगा। तो ये पहाड़ जैसे लगेगा कि ये पहाड़ क्या है, समुद्र में नहीं बल्कि समुद्र के ऊपर हवा में तैर रहा है। और ऐसे अगर आप रियल में इसको देख लीजिएगा तो आपको ये भूत की तरह दिखेगा। अगर यहाँ पर कोई पानी की जहाज है तो ये जहाज आपको समुद्र के तल पर नहीं दिखाई देगी, बल्कि समुद्र के तल पर ऊपर उठते हुए, ऊपर चलते हुए दिखाई देगी। लेकिन जैसे समुद्र में नहीं चल रही है, हवा में चल रही है। और इसको कहते हैं घोस्ट बोट, भूतहा बोट। लेकिन ये घटना क्यों होती है, ये घटना होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो वो इतने ज़्यादा मुड़ जाते हैं कि वापस उसी माध्यम में लौट आते हैं। और इससे क्या होता है कि ये घटनाएं जन्म लेती हैं, जिसमें मृगमरीचिका है और लूमिंग है। और सारी घटनाएं हैं, जैसे तीसरा हीरे का चमकने, हीरे का चमकना। चौथा है इंद्रधनुष, रेनबो। और पांचवा जो इसका एप्लीकेशन होता है, जो इंजीनियरिंग में इसका एप्लीकेशन या हम अपने विज्ञान में इसका या तकनीक में एप्लीकेशन करते हैं, वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। ओके विद्यार्थी, तो एक काम करते हैं, 18-20 मिनट का वीडियो हो गया, और नेक्स्ट क्लास हम आपसे मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पे हीरो के चमकने, इंद्रधनुष और ऑप्टिकल फाइबर पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।